software technology parks that they set up across India, the kind of facilities that they provided. Nobody even thought that IT would be what it is today. So, are you all excited for today? Thoda yaar, see, I don't need a mic. In spite of that, I can speak loud. So, you guys should be a little louder. Uh, this is not going to be a monotone or just one session where you will listen. I want you to participate, ask queries, questions, seek clarifications, right? So it's more of knowledge sharing than one way communication. Yes? So I want to ensure that all of you, irrespective of questions, please feel free to ask your questions, get it clarified. It could be anything. And sometimes it need not be related to specific session, but some information that you want clarity. We have expert speakers here. So I'm sure that a lot of your queries will be addressed by them. So let me start this day with a very interesting session, IT in Agri by SPI. I would like to welcome Mr. Amit Kuril, the moderator of the session, to take this forward. Have a wonderful day. Mr. Amit. सुप्रभात। मैं अभी STPI का जो है प्रोग्राम इसके बारे में आपको ब्रीफ में बताऊंगा। STPI कम से कम 3 दशकों से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडस्ट्री और सोसाइटी के लिए काम कर रही है और खासकर रिसेंटली पिछले 5-6 सालों में STPI ने इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं के थ्रू, बहुत सारी स्कीम्स के थ्रू सपोर्ट किया है स्टार्टअप्स को और इंडस्ट्रीज़ को। शुरू में खासकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्री टेक जिसे हम कहते हैं, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल करके हमारे स्टार्टअप्स और हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में टेक्नोलॉजी की सहायता से, और इसमें किस तरह से हमारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इसी क्षेत्र में STPI क्या कर रही है और आज के समय में किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में हम हमारे जो कुछ स्कीम्स हैं STPI के और कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या क्या हो रहा है उसके बारे में सबसे पहले डॉक्टर प्रशांत खांडे को मैं इनवाइट करूंगा। वो आकर के आपके इसके बारे में एक ओवरव्यू देंगे। प्रशांत खांडे जी। थैंक यू अमित जी। गुड मॉर्निंग ऑल। As Amit already explained कि STPI क्या क्या करता है और how we work. Basically STPI is a very big organization, is Software Technology Park of India. तो उनके जो एडिशनल डायरेक्टर्स है वो यहाँ पे है, तो पैनल डिस्कशन में उस पर और भी चर्चा होगी और वो बताएंगे कि हम लोग और कौन कौन से क्षेत्र में काम करते हैं। अभी एग्रोविजन है तो मैं थोड़ा एग्री की बात करूँगा। तो हम लोग सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चलाते हैं। सो अराउंड अक्रॉस द नेशन हमारे 22 से ज़्यादा सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। नॉर्थ ईस्ट में हम उसको ऑक्टेन बोलते हैं, जो 8 सेंटर एट ए टाइम वहाँ पे चलते हैं अलग अलग स्टेट में। महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली पूना में एक है, ऑटोमोबाइल में वर्क करता है। और फॉर्चुनेटली जिस ग्राउंड पे हम हैं वहीं पे मतलब डॉक्टर PDKV के जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे हमारा फसल नाम से एक सेंटर है जो एग्रीकल्चर में वर्क करता है। सो स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टार्टअप है उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं और उनके साथ में हम काम करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको उसके बारे में बताऊंगा कि हम लोग उसमें क्या क्या और कैसे वर्कआउट कर रहे हैं। कैन यू प्लीज़ रन द PPT? या सो दिस इज़ फसल का जो सेंटर है ये पर्टिकुलरली IoT इन एग्रीकल्चर में वर्क करता है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के जितने भी स्टार्टअप होंगे उनको हम सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो आप में से भी अगर कोई चाहता है हमारे साथ जुड़ना तो वो कभी भी हमारे साथ में इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकता है। नेक्स्ट। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पार्टनर्स है, STPI है, देन हमारे साथ में डॉक्टर PDKV है, KVK है, टाइम मुंबई है। तो ये सारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ में हम लोग वर्क करते हैं। हमारे पास में मेंटर्स है, डॉक्टर आनंद देशपांडे चीफ मेंटर है हमारे, जो CMD है परसिस्टेंट के, उनसे हमें कंटिन्यूसली मार्गदर्शन मिलता है। डॉक्टर हेमेंद्र माथुर जी है और भी बाकी के जो परभनी के वाइस चांसलर है वो भी हमारे साथ में मेंटर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10,000 स्क्वायर फीट का हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें 5,000 स्क्वायर फीट की हमारी हाइड्रोफोनिक की एक लैब भी है। तो हमारे पास में जो 4 लैब है उसमें से हाइड्रोफोनिक की लैब 5,000 स्क्वायर फीट की है, देन डिजिटल फार्मिंग की लैब है, देन IoT इन एग्रीकल्चर की लैब है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस की लैब है।
तो अगर आप हमारे साथ में अगर आपको कुछ प्रोटोटाइप बनाना है, आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास में लैब की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये जो हमारे जो एरियाज़ है बेसिकली डिजिटल फार्मिंग, आईओटी एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस, तो जितने भी स्टार्टअप हमारे पास में आते हैं हम इनको 4 जो हमारे जो की एरियाज़ है उसमें हम लोग उनको डिवाइड करते हैं और उसके हिसाब से हम उनको सपोर्ट देते हैं। हमारे पास में इंक्यूबेशन सीट की 50 की कैपेसिटी है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास में कॉन्फ्रेंस रूम है जो आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ फोटोग्राफ्स है जो हमारे फसल के सेंटर में है। ये प्रैक्टिकली जो स्टार्टअप्स है जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, जो प्रोटोटाइप और प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो ये लैब में उनका डिटेलिंग है कि ये हमारे लैब में आके काम करते हैं। तो आपको ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर्टिकुलरली द पीपल हु आर फ्रॉम महाराष्ट्र रीजन। तो हम लोग बहुत नज़दीक है, तो हम चाहते हैं कि आप आए और हमारे साथ में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में नया डेवलपमेंट करें। ये हाइड्रोफोनिक का लैब है। जो फोकस एरिया मैंने आपको बताया उसमें डिजिटल फार्मिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हमारे कुछ स्टार्टअप है उनके साथ में भी आपकी अभी इंटरेक्शन भी होंगी जो क्रॉप प्रोटेक्शन में काम कर रहे हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस में काम कर रहे हैं हमारे साथ में। ये उनके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियोज़, ये प्रोडक्ट्स है अलग अलग जो हमारे स्टार्टअप जो है जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमारे साथ में काम करे उन्होंने डेवलप की है। ये डिग्निटरीज के साथ में उनकी इंटरेक्शंस है। फेब में गडकरी साहब के साथ में भी उनके इंटरेक्शन हुई है और कुछ स्टार्टअप जो है उन्होंने बोला है कि हम उनको एक बड़े लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। वाइस चांसलर जी है, अदर डिग्निटरीज। हम लोग सिर्फ स्टार्टअप को लैब या बाकी फैसिलिटी नहीं देते, तो उसके साथ में हम लोग उनका जो प्रोडक्ट है उसका वैलिडेशन एंड टेस्टिंग करने के लिए भी हम उनको हेल्प करते हैं। तो डॉक्टर पीडीकेवी में हमने ऑलरेडी डिजीक्रॉप का प्रोडक्ट जो है वो वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए लगाया है। देन एआई जेनिक्स करके जो हमारा स्टार्टअप है उनका प्रोडक्ट भी हमने वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए लगाया हुआ है। ये बाकी प्रोडक्ट है जिसका भी वैलिडेशन जो है वो हम डॉक्टर पीडीकेवी के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टेक्निकल लोग हैं लेकिन जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है, तो जो हमारे पार्टनर है डॉक्टर पीडीकेवी, तो वो हमें इसमें उनके साइंटिस्ट जो है वो हमें हेल्प करते हैं। उसके साथ में हम लोग आपका प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन जो विलेजेस में और अलग अलग लोकेशन में करने के लिए भी हम लोग डेमो डे अरेंज करते हैं। केवीके के साथ में भी हम कुछ प्रोडक्ट टेस्टिंग और वैलिडेशन कर रहे हैं। हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आईओटी इन एग्रीकल्चर का रन कर रहे हैं जो हमारे स्टार्टअप के थ्रू हम लोग रन करते हैं। ये कुछ अवार्ड्स है जो हमारे स्टार्टअप को अलग अलग लोकेशन में मिले। बैंगलोर टेक समिट जो अभी हुआ है 2004, तो 2022 में हमारा जो स्टार्टअप था जो ओम दत्त करके हाइड्रोपोनिक में काम करता था, उसको बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला था। सो थैंक यू। दिस इज़ अबाउट द फसल एंड द फसल इंक्यूबेशन सेंटर जो विदर्भ में है और जिसकी आप हमारे साथ में जुड़ के सारी फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हो। नॉट ओनली लैब, तो हमारे पास मेंटर्स है। फंडिंग रिलेटेड भी हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, सबको हमने फंडिंग प्रोवाइड की है और वीसी अरेंज करते हैं। तो वीसी के थ्रू भी हमारे 2-3 स्टार्टअप है, उनको 1 करोड़ से ज़्यादा का फंडिंग मिल चुका है, तो आप भी उसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फसल। उसके अलावा हमारे अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है। तो जैसे मतलब ये डीजी सर का एक उनके माइंड में था कि हम लोग सिर्फ जो हमारे इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है उसके लिए काम ना करें, लेकिन उसके साथ हम बाकी के जो इंक्यूबेशन सेंटर है प्लस मेंटर्स है उनको सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म में लाए। तो उसके लिए वी हैव डेवलप वन प्लेटफॉर्म दैट इज़ अ संयूज। सो कैन यू प्लीज़ रन दैट AV?
जो हमारा संयूज का प्लेटफॉर्म है उसका डिटेल इसमें है। सो दिस इज़ अबाउट द संयूज नेट प्लेटफॉर्म। मैं यहाँ पे जितने भी मेंटर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स है, मैं सबको इनवाइट करता हूँ कि वो संयूज.नेट प्लेटफॉर्म पे आए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि सिर्फ हमारे जो स्टार्टअप हैं हम उनको सपोर्ट नहीं करते, तो हम अक्रॉस द नेशन कोई भी स्टार्टअप हो उसे हम सपोर्ट करते हैं। आज भी यहाँ पे हमारा एक पवेलियन है यहाँ पे इस एग्रोविजन में, उसमें हमारे से जो इंक्यूबेटेड है वो स्टार्टअप तो है ही, उसके अलावा संयूज नेट पे जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप है उनको सबको हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और सबको हम एग्जीबिशन में लेके आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो संयूज.नेट से जुड़े और उसका मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन किया जाए। सो थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अमित जी, वो हमारी जो दूसरी स्कीम है एक लीप अहेड, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। थैंक यू। या प्लीज़। .net, संयूज.net। या थैंक यू। हाँ जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में HTPI के स्कीम्स के बारे में बताया और हमारे जो COEs हैं उनके बारे में हमारे आज के अतिथियों को बताया। मैं एक हमारा EV है जिसके थ्रू मैं एक स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। वो अगर शुरू में EV रन कर दें तो मैं सभी गेस्ट को उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगा। जब तक वो EV रन करते हैं तब तक मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो हमारी एक स्कीम, ये एक हमारी स्कीम है लीप अहेड, उसके बारे में है ये। तो लीप अहेड स्कीम के थ्रू हम किस तरह से हमारे स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। तो ये स्कीम प्राइमरीली जो है लीप अहेड, वो मार्केट रेडी स्टार्टअप्स को स्केल अप करने में हेल्प करती है। हम अप टू 1 करोड़ फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे करीब 25-30 ऑल ओवर इंडिया इन्वेस्टर पार्टनर्स हैं जिनके साथ HTPI ने टाई अप किया हुआ है, और उन पार्टनर्स के साथ मिलकर हम स्टार्टअप को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो जो मार्केट रेडी स्टार्टअप्स हैं जिनका प्रोडक्ट रेडी है और वो मार्केट में एंटर कर चुके हैं या करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो अप टू 1 करोड़ इन्वेस्टर पार्टनर्स के साथ उन्हें फंडिंग प्रोवाइड की जाती है।
तो जैसा प्रशांत जी ने शुरू में बताया कि हमारे कुछ 22 सीओई हैं जिसके थ्रू हम स्टार्टअप को हमारे यहाँ पे ऑनबोर्ड करने के बाद उन्हें वैसे तो काफ़ी जैसे कहना चाहिए एक होलिस्टिक उनको पूरा सपोर्ट देते हैं, मेंटरशिप देते हैं, हम वर्क स्पेस देते हैं, हम उन्हें लैब्स का एक्सेस देते हैं और कुछ छोटा ग्रांट या फंडिंग भी देते हैं। लेकिन वो इनिशियली आपको आइडिया स्टेज में या प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में उनको हेल्प करता है, बट उसके बाद जब उनका प्रोडक्ट थोड़ा रेडी हो जाता है या उन्हें उनके खर्चे या एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं तब उन्हें और अपना थोड़ा साइज़ बड़ा करने के लिए या स्केल अप करने के लिए मार्केट एंटर करने के पहले भी एक दूसरी स्कीम के द्वारा STPI उन्हें सपोर्ट करता है। उस स्कीम में थोड़ा फंडिंग ज़्यादा होता है और उसके लिए भी हमने एक मार्केट से एक फंड मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया हुआ है पॉन्टेक करके, जो उसके थ्रू हम एक चुनौती करके एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें अप टू 25 लाख हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि लेकिन उसके बाद भी मार्केट रेडी जब स्टार्टअप हो जाता है और उसे मार्केट में एंटर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम ये लीप हेड स्कीम लेकर के आए थे पिछले साल। तो लास्ट ईयर इसका पहला एडिशन लॉन्च हुआ था, इस साल सेकेंड एडिशन अभी चल रहा है, एप्लीकेशंस ओपन है और करीब 10 दिसंबर तक इसकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की लास्ट डेट है। तो जो भी स्टार्टअप्स इस स्कीम के थ्रू फंडिंग अगर लेना चाहते हैं तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कीम एक तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है क्योंकि इसमें एक काफ़ी अच्छा जिसे कहना चाहिए बहुत ही एडवांस्ड या मैच्योर स्टेज पे जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ नेटवर्किंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और काफ़ी अच्छा इसमें हमारा एक मेंटर ग्रुप है जो स्टार्टअप्स को मेंटर भी करता है। और इसके अलावा जो आपको इन्वेस्टर पार्टनर का सपोर्ट मिलता है तो वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ही आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो जो पार्टनर्स होते हैं वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में भी अपने नेटवर्क के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि कुछ स्टार्टअप्स मार्केट रेडी होने के बाद भी अगर उन्हें सिलेक्शन राउंड में हमारा अगर जो जूरी है वो देखती है कि उनमें कैपेबिलिटी तो है, पोटेंशियल है, बट वो पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो उन स्टार्टअप्स को हम कुछ 3 महीने के लिए एक स्टाइपेंड राउंड में रखते हैं जिसमें उन्हें 3 महीने तक मेंटरशिप दी जाती है कि कैसे वो अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने टीम को प्रिपेयर करें कि वो अपने मार्केट में एंटर कर सकें और सक्सेसफुल हो सकें। तो उसके लिए हम उन्हें सिलेक्ट करके एक 3 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं और उसमें एक स्टाइपेंड भी दी जाती है ताकि वो उनके बेसिक एक्सपेंसेस या खर्चे को चला सकें। और उसके बाद फिर उन्हें वापस एक सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा एक जूरी उनको असेसमेंट करती है, उनका देखती है कि वो सही में अगर रेडी हैं, और साथ में जो हमारे इन्वेस्टर पार्टनर्स होते हैं जिन्हें हम VCs या वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो भी रहते हैं, उस जूरी का हिस्सा होते हैं और वो उनको फिर अगर उन्हें लगता है कि हाँ इन स्टार्टअप में सिलेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी लीप हेड स्कीम है और इसमें आप STPI की वेबसाइट पे जाकर के इस स्कीम के बारे में पढ़ सकते हैं और जो भी स्टार्टअप्स इंटरेस्टेड है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वैसे तो काफ़ी छोटा है, बट इसका फॉर्मेट जो हमने इस तरह से रखा है कि हम आपको बेसिक कुछ स्कीम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दें ऑडियो और वीडियो के द्वारा और कुछ प्रेजेंटेशंस के द्वारा। आखिरी में हमारा एक पैनल डिस्कशन भी है जिसमें हमारे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ हमारे अलग अलग स्कीम्स में हमारे मेंटर्स भी हैं, उन्हें हम इनवाइट करेंगे और इसमें हम एग्रीटेक के क्षेत्र में किस तरह से वो अपना अपना योगदान दे रहे हैं और क्या करंटली किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं एग्रीटेक के क्षेत्र में, और इसके अलावा फंडिंग से रिलेटेड किस तरह से अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं या किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और वो किस तरह से स्टार्टअप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, और वो अपने अनुभव से हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपने अनुभव से बताएंगे कि या फिर हमारे स्टार्टअप्स को गाइड करेंगे कि वो किस तरह से अपने इन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट जो हैं डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डॉक्टर सुरेंद्र कालबांडी जी को इनवाइट करूंगा। हमारी दूसरी पैनलिस्ट हैं श्रीमती डॉक्टर सुचिता गुप्ता जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फार्म स्ट्रक्चर्स फ्रॉम PDKV। मैडम स्वागत है। उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा श्री सचिन पुनाली जी को, एडिशनल डायरेक्टर STPI पुणे। हमारे
अगले पैनलिस्ट हैं श्री संजय धरने जी, एडिशनल डायरेक्टर STPI नागपुर। और हमने हमारे पैनल को थोड़ा सा एक अच्छा मिक्स रखने के लिए हमारे दो सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें भी इनवाइट किया है। उन्होंने हमारे साथ पिछले 3-4 साल से वो जुड़े हुए हैं और हम उनकी जर्नी को आइडिया स्टेज से जानते हैं और हमने देखा है। तो हम चाहते हैं कि वो भी इस पैनल का हिस्सा रहें और वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताएं। तो श्री तुकाराम सोनावने जी जो एक एग्रीटेक के क्षेत्र में वो एक अपना स्टार्टअप चला रहे हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रगति की है, उसके बारे में हम उनसे डिस्कशन करेंगे। और हमारे अगले गेस्ट हैं श्री एक और जो भी वो भी हमारे एक स्टार्टअप रहे हैं, हमारे फसल स्कीम के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, श्री धनंजय जिंगे जी। और हमारे जो आखिरी गेस्ट हैं श्री प्रशांत खांडे जी जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं फसल COE के, जो स्कीम हमारी अकोला में PDKV के साथ चल रही है। तो आज का जैसे जो मैंने थीम बताया, जो हमारा टॉपिक है कि एग्रीटेक के क्षेत्र में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं और उसमें फंडिंग से रिलेटेड मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से या इंडस्ट्री और इन्वेस्टर्स की तरफ से, किस तरह की तैयारी करनी होती है और इसमें एकेडेमिया किस तरह से अपना योगदान दे सकता है स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योर्स को प्रिपेयर करने में। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे गेस्ट श्री सुरेंद्र कालबांडे जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि सर एग्रीटेक के क्षेत्र में जो खासकर हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसमें एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस किस तरह का योगदान दे रहे हैं और दे सकते हैं। अलग अलग फैसिलिटीज़ के द्वारा लैब एक्सेस हो सकता है या प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मेंटरशिप और गाइडेंस के द्वारा। आप अपने अनुभव से कुछ हमारे गेस्ट को बताना चाहेंगे? सर आप बैठ कर ही बताइए। सो धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और यहाँ जो सभी महानुभाव बैठे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। एक्चुअली हमारे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ में 3 इंक्यूबेशन सेंटर है। पहला तो है महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी का, तो उसका मैं एक डायरेक्टर भी हूँ। दूसरा है ये फसल, और तीसरा एक ICR का है रावी रफ्तार। और हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सेमिस्टर सिस्टम होती है, इसमें BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर, MSc, PhD इसके स्टूडेंट्स यहाँ होते हैं। और ये जो BSc एग्रीकल्चर, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, MTech है या PhD इन एग्रीकल्चर, तो एक कोर्सेस में उनको प्रोजेक्ट वर्क होता है, रिसर्च वर्क, कुछ इंडस्ट्रियल विजिट्स भी होती है और इंटर्नशिप प्रोग्राम इनके होते हैं 4 मंथ 6 मंथ। तो फाइनल ईयर में जब ये लड़के आते हैं BTech, फॉर एग्जांपल BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो इनके जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये प्रोजेक्ट में हम उनको कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए विच आर यूजफुल फॉर द फार्मिंग कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल अभी 4 साल पहले महाराष्ट्र में विदर्भ और परभनी एरिया में प्रॉब्लम था पिंक बोलवर्म कॉटन में, तो उसके लिए राज्यपाल ऑफिस से हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर को कुछ सजेशन थे, डायरेक्टिव थे कि कुछ गैजेट्स डेवलप करो टू इरेडिकेट दिस डिसीज पिंक बोलवर्म फ्रॉम कॉटन। तो उस टाइम में हमने सोलर इंसेक्ट लाइट ट्रैप, कुछ ऑटोमेटेड सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। बाद में हमारे एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जब रबी में ये फार्मर्स हरभरा या गेहूँ इसकी बुआई करते हैं, तो वो वाइल्ड एनिमल्स का यानी उसमें बहुत परेशानी होती है। तो उसके लिए फिर हमने कुछ हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ गैजेट्स डेवलप किए, सोलर बेस्ड एनिमल डिटरेंट विच आर ऑल्सो सेंसर बेस्ड, उसमें IoT का भी यूज़ है। बाद में हाइड्रोपोनिक, अभी वर्टिकल फार्मिंग का ज़माना है, यानी डे बाय डे ये जो अपनी लैंड है कम हो रही है, तो नेचुरली अपने जो किसान भाई लोग हैं उनको वर्टिकल फार्मिंग की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो उसमें एरोपोनिक्स है, बाद में हाइड्रोपोनिक्स है, वो भी फसल में हमारे पास उसकी एक लैब है।
तो स्टूडेंट के लिए हम फिर उनको हमारे यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्री इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी। तो जो भी स्टार्टअप हमारे यहाँ आते हैं उनको हम मेंटरशिप देते हैं, मेंटर अलॉट करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के। तब मेरे पास, मैं रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ और डीन इंजीनियरिंग हूँ। तो मेरे पास जो लड़के आते हैं स्टार्टअप के लिए, तो मैं उनको रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसमें उनको मेंटरशिप देता हूँ। अब मैडम जो है गुप्ता मैडम, ये हमारी फार्म स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो उसमें वर्टिकल फार्मिंग, देन पॉली हाउसेस, मीन्स अभी एरिया कम है, उसके लिए ये इसके तरफ हमको जाना पड़ेगा। बाद में स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, बाद में इंजीनियरिंग में कुछ प्रॉब्लम्स हैं फूड इंजीनियरिंग में। जैसे हमने यहाँ सीताफल जो है, कस्टर्ड एप्पल, उसका डीसीडिंग मशीन है, वो हमने डेवलप की है, उसका पेटेंट भी अभी हमें मिला है। देन दाल मिल है, और जो दाल मिल है तो कोई भी कोई अगर फ्रेश ग्रेजुएट है, उसको स्टार्टिंग में अगर होने के बाद कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसकी कीमत 3 या 4 लाख रुपए है। तो कोई भी गांव में वो दाल मिल लगा सकता है। तो ये सब फैसिलिटीज़ हम हमारे यूनिवर्सिटी में देते हैं। बाद में जो महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी का हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, तो इस साल हम सीड मनी के लिए हम एलिजिबल हो गए। तो उसमें भी अब एक फैसिलिटीज़ है, जो भी स्टार्टअप, जो भी ग्रेजुएट, उनको अरे जैसे इन्होंने बताया कि हमसे एग्रीकल्चर के बारे में जुड़ सकते हैं, तो दे कैन कॉन्टैक्ट विथ ऑल दिस फ्री इंक्यूबेशन सेंटर। और अभी फसल जो है, फसल का तो अभी डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है हमारे यहाँ। बाद में रावी रफ्तार जो ICR का है, तो उसमें भी सीड मनी बहुत सारे स्टार्टअप को हमने हमारे यूनिवर्सिटी ने दिया है। और अभी जो MSINS का है हमारा, उसमें भी हम अब सीड मनी के लिए हम एलिजिबल हो गए हैं। तो इसलिए मैं सभी जो हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ आए हुए जो बच्चे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्रीकल्चर में अभी बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट डेवलपमेंट है, जो भी हमारा अगला रिवॉल्यूशन है, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इट इज़ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसके लिए ये स्टार्टअप की बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर में। और जो फार्मिंग कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है, ये छोटे छोटे जो स्टार्टअप है अपने, उसमें जो इनोवेटिव जो प्रोडक्ट डेवलप होंगे, उससे उनको मदद होने वाली है। सो दे कैन कॉन्टैक्ट टू आवर डायरेक्ट डॉक्टर PDKV अकोला। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कालवाड़े सर जी। आपने काफ़ी डिटेल में हमारे गेस्ट को आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू आप किस तरह का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए कृषि के क्षेत्र में, उसके बारे में बताया। मैं अपना अगला सवाल करूंगा डॉक्टर सुचिता गुप्ता मैडम से। मैडम, स्वागत है आपका इसके आज के पैनल में शामिल होने के लिए। मेरा एक ब्रीफ में आपका जो अनुभव रहा है COE के फसल COE के साथ काम करने का, और उसके अलावा आपका इतना लंबा अनुभव रहा है स्टूडेंट्स को शिक्षा देने का और उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने के डायरेक्शन में उन्हें सपोर्ट देने का, गाइड करने का, तो आपने क्या कुछ गैप्स देखा है कि एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने के लिए, अपना प्रोडक्ट मार्केट रेडी करने के लिए, और उसके पहले जो स्टार्टअप या स्टूडेंट्स होते हैं, तो किस तरह का गाइडेंस या मेंटरशिप का उन्हें ज़रूरत होती है कि वो एक इंडस्ट्री के लेवल पे अपना प्रोडक्ट को उस मैच्योर प्रोडक्ट को बना सके, अपने आइडिया को उस लेवल पर डेवलप कर सकें, और तो किस तरह का गाइडेंस भी आप देती हैं आपके स्कीम्स और आपके प्रोग्राम्स के द्वारा, आप थोड़ा हमारे गेस्ट को बताइए। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के माइटी और STPI पुणे को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी कि जो COE फसल ये हमारे डॉक्टर पंजाब राव देशमुख कृषि विद्यापीठ में वर्क कर रहा है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि मैं खुद हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्म स्ट्रक्चर्स, ऑलरेडी हमारे डीन सर ने बताया कि मेरा एक्सपर्टाइज 28 ईयर से मैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में ही काम कर रही हूँ। और अभी जो है क्लाइमेट चेंज के हिसाब से डे बाय डे हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर ये नेसेसिटी में आ गया है, क्योंकि डे बाय डे लैंड होल्डिंग कैपेसिटी हर फार्मर की कम हो रही है, और उसके लिए हमको जो अल्टरनेटिव देना है वो हमको एडवांस, और जो आज का माहौल जो है, अब यहाँ पे मैं मतलब बहुत अपने आप को नसीबान समझती हूँ कि सब बच्चे लोग आए हैं, यंग बच्चे,
तो ये बच्चों को देख के हमको ऐसे ही बहुत एनर्जी आ जाती है कि इनको हम क्या क्या बताएं करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आपको मोबाइल से सब बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, तो हर इंसान, अगर हम एज ए, मैं भी पेरेंट्स हूँ 2 बच्चों की, अगर मैं बोलूँ मेरे बेटे को कि आप जाओ खेती में काम करो, तो वो कभी एग्री नहीं होगा। और वही मैं उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव वे में, थोड़ा सा मोबाइल से उसको अगर अटैच करती हूँ फार्मिंग, तो वो खुशी से अपना योगदान देगा। तो इसी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ फसल है, हमारे खांडे जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के जो चैलेंजेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में, सो मेनी चैलेंजेस, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को आइसोलेशन में काम करके नहीं जमेगा। हमारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम किए हुए, क्या रियल प्रॉब्लम है, नो डाउट आप लोगों का जो टेक्निक है वो टेबल पे बैठ के आप कोई प्रोग्रामिंग डेवलप करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन उसका हमको कनेक्शन चाहिए। तो उसके लिए यूनिवर्सिटी ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हर डिसिप्लिन अवेलेबल है। तो आपको जिस क्षेत्र में काम करना है, जैसे अभी हमारा चैलेंज है वर्टिकल फार्मिंग में, हमको लो कॉस्ट ऑटोमेशन करना है। आपको सब, आप यहाँ बहुत बड़े, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, तो सबको पता है कि सब लोग पीएलसी मॉडल यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल फार्मर ये टेक्निक अडेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एनी हाउ कॉस्ट उसकी लो करना है। तो ये आप लोगों को चैलेंज है कि आपको लो कॉस्ट टेक्निक उसमें ऑटोमेशन के लिए कैसे बनाना है, रिलेटेड टू वर्टिकल फार्मिंग और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स। देन दूसरा हमारा यहाँ मेजर विदर्भ में कॉटन का प्रॉब्लम है, कॉटन पिकर। बहुत सारे सेंटर बने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, लेकिन अभी भी सक्सेस कुछ भी नहीं मिला है उसमें, 20-30% सक्सेस मिला है। तो ये अगर आप लोग हमसे जुड़कर, हमारे फसल से जुड़कर, हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़कर अगर इसमें आप लोग कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि आप रियल एंटरप्रेन्योर बनोगे, डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। सिर्फ नॉट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, अगर हम एग्रीकल्चर और बाकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरी सभी बच्चों से विनती है, सर ने पहले सब स्कीम्स तो ऑलरेडी बता दिया है, कैसे हमको फंडिंग करना है। हमारे यहाँ ऑलरेडी बहुत सारी लैब है, मेंटर्स है, और आपको जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया, जो भी आपको टेस्ट करना है, प्रोटोटाइप मॉडल, हम आपको फील्ड प्रोवाइड करते हैं, आपका एक्चुअल टेस्टिंग होगा। और प्लस हमारे यहाँ जो केवीकेज है, वो उसका आपको एडप्शन लेवल अगर चेक करना है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वेदर आपका जो मॉडल है या जो टेक्निक है वो फार्मर्स को यूज़फुल है या नहीं। तो ये मेरी सभी से यहाँ पे विनती है कि आप लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनिए, यूनिवर्सिटी से जुड़कर और हमारे फसल से जुड़कर। और आगे भी ये तो वन वे तो नहीं चाहिए, अगर आपको किसी को भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में अभी नहीं, कोई भी अगर आइडिया आती है, तो सर से आप हमारा नंबर लीजिए, और हमारे यूनिवर्सिटी के हमारे डीन सर, कारवंडे सर, मैं, हम आपको कभी भी 24, हम लोग 24/7 वर्कर है, इसलिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर मीटिंग में रहे तो हम लोग कॉल बैक करते हैं, तो आप इनसे हमारा नंबर लीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। काफ़ी डिटेल में कालवांडे सर और फिर उसके बाद सुचिता मैडम ने बताया कि किस तरह से एकेडीमिया जो हमारा है वो कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। और जैसा कि मैडम ने ये बताया कि जो यंग जनरेशन है वो शायद थोड़ा एग्रीकल्चर से दूर भागती है, लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी ज़्यादा पसंद होती है। पर अभी वो समय आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी का भी कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरह से इतना ज़्यादा उसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है हमारे कोर्सेज़ के, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, और एक्चुअल में जो हमारे स्टार्टअप्स अपना अपना कुछ आइडियाज़ ले करके प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, और जैसा कि मैडम ने आप सबको ना इनवाइट किया है कि आप लोग इसके बारे में जानें, पढ़ें, और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो उस पर ज़रूर आप काम करें, और हमारे यूनिवर्सिटी से जुड़ें, और हमारे जो COEs हैं, जो सेंटर्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हेल्प करते हैं STPI के, उनके साथ जुड़कर अपना जो भी गाइडेंस आपको चाहिए या सपोर्ट चाहिए वो लें। तो उसी से मैं आगे बढ़ाते हुए बात को श्री सचिन पुनाले जी, जो हमारे STPI के एडिशनल डायरेक्टर हैं पुणे में बेस्ड, उनसे मैं अपना अगला सवाल करूँगा। तो सचिन सर, आप थोड़ा बताइए कि महाराष्ट्र में क्या यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्रीटेक के क्षेत्र में, तो हमारे यंग जनरेशन, जो हमारी यंग पब्लिक बैठी है, उन्हें थोड़ा बताइए, और किस तरह से STPI कुछ अपने स्कीम्स के द्वारा और अपने कुछ योजनाओं के द्वारा हेल्प करने की कोशिश कर रही है हमारे स्टार्टअप्स को। थैंक यू अमित जी।
जैसे कि पहले ही प्रेजेंटेशन में प्रशांत जी ने बताया कि एस टी पी आई सिंस लास्ट 3 decades वी आर सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग द आई टी एस इंडस्ट्री। तो महाराष्ट्र का अगर हम लोग एक ओवरव्यू देखें तो वी हैव मोर देन 1200 प्लस एस टी पी आई रजिस्टर्ड यूनिट्स। उनका जो एक्सपोर्ट्स है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का इट इज़ मोर देन 1,80,000 करोड़। और इसके अलावा SEZ के पास भी मोर देन 350 IT रजिस्टर्ड यूनिट्स है हैविंग एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1,50,000 करोड़। तो ये जो पोटेंशियल है दैट पोटेंशियल ITS का दैट वी हैव टू अप्लाई इन द एग्रीटेक सेक्टर वेयर वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इफिशिएंसी ऑफ द फार्मर्स। तो मैं यही चाहूँगा कि जो IT रिलेटेड प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, सर्विसेज में काम कर रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी जो IoT AIML इनका यूज़ करके एग्रीटेक सेक्टर में कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करें। उसके लिए STPI since last 5 to 6 years we have been supporting startup ecosystem across nation. We are currently supporting more than 1,200 plus startups through our various schemes like Center of Entrepreneurships, Next Generation Incubation Scheme. इनके थ्रू हम लोग उनको सीड फंडिंग देते हैं। जैसे अभी फसल अकोला में जो हमारा एग्रीटेक सेक्टर में स्टार्टअप है उसमें हम लोग अप टू 10 लाख सीड फंडिंग स्टार्टअप्स को दे रहे हैं अगेंस्ट इक्विटी। उसके साथ तो उनको मिलता है एक लैब टेक्निकल सपोर्ट, मेंटरशिप सपोर्ट, हम लोग उनको VC से भी कनेक्ट करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको एक ही ये सारे सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको STPI के पास मिलेंगी और ये हम लोग लास्ट 5-6 ईयर से दे रहे हैं, जिससे अभी मोर देन 1,200 प्लस स्टार्टअप को हम लोग सपोर्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो बताया लीप अहेड है उसमें भी आप अप टू 1 करोड़ का फंडिंग ले सकते हैं। एंड इसके साथ जो नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है जो अक्रॉस नेशन है, जो प्रोडक्ट रिलेटेड कंपनीज है दे कैन अप्लाई टू NGI स्कीम। उसके तहत उनको 25 लाख तक की फंडिंग मिलेगी और उनको इंक्यूबेशन सपोर्ट भी STPI देती है। ये सारे स्कीम्स के थ्रू STPI ITS इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ अगर आपको कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो रिलेटेड टू IT एंड स्टार्टअप्स, यू कैन रीच आउट टू STPI wherein you will get all kind of support whatever required to you. Thank you. थैंक यू सचिन जी। और सचिन जी का काफ़ी लंबा अनुभव रहा है STPI के साथ, तो काफ़ी सालों से उन्होंने महाराष्ट्र में खासकर और महाराष्ट्र के अलावा भी बाहर गोवा जैसे हमारे STPI महाराष्ट्र के जुरिडिक्शन में ही आता है, STPI पुणे के, पर मैं अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूं तो काफ़ी लंबा उनका अनुभव रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का। तो उनका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है और काफ़ी गहरा उनका एक नाता रहा है इंडस्ट्री के साथ। अगला सवाल मैं श्री संजय धरनी जी से करूंगा। वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं STPI नागपुर में, और तो वो मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि कैसे विदर्भ क्षेत्र में भी और नागपुर के आसपास के रीजन में और इंडस्ट्री और MSMEs और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बढ़ावा देने के लिए STPI ने क्या प्रयास किए हैं, और ख़ासकर जो पिछले 6 महीनों में STPI ने एक अपना बड़ा ऑफिस यहाँ बनाया है ताकि हमारे एक टीम यहाँ रह करके नागपुर बे में रह करके नागपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इंडस्ट्री MSMEs और स्टार्टअप को सपोर्ट करे। तो किस तरह का सपोर्ट वो कर रहे हैं और कैसे ये जर्नी मई में हमारे ऑफिस के लॉन्च से शुरू हुई। तो संजय जी। थैंक यू अमित जी। नमस्कार। मैं थोड़ा अबाउट STPI एक ब्रीफ बताऊंगा कि STPI का प्रेजेंस जो है, मतलब जो एक ऑब्जेक्टिव था हमारा मिनिस्ट्री का कि IT इंडस्ट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करना है कंट्री से, ताकि एक ग्रोथ हो ओवरऑल, और इंडिया कैसे एक IT सुपर पावर बने, उस ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोग 1991 में जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ STPI का, तो उसमें नागपुर में प्रेजेंस आया 1999 में, मतलब जब एक IT इंडस्ट्री जस्ट एक स्टार्टिंग फेज में था। और तभी से एक
मतलब जो एक मिनिस्ट्री का जो एक इनिशिएटिव रहा है और ऑब्जेक्टिव रहा है कि ये अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि अगर कोई सेंट्रलाइज एक्टिविटी होती है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट, क्योंकि जो लोकल रीजनल लोग हैं या जो भी इंडस्ट्रीज़ है, स्टार्टअप्स है, वो वहाँ तक रीच करने के लिए उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा जैसे ये STPI स्कीम और जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ESTP स्कीम, तो इसमें एक बहुत बड़ा स्टैट्यूटरी रोल है जो एक कंप्लायंसेस पार्ट होता है आईटी इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें जैसे 1999 में हमारा एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आया प्रेजेंस, जो कि हम लोगों ने तभी सोचा था कि एक टियर 2 टियर 3 सिटी में डिसेंट्रलाइज होना ज़रूरी है, ताकि इंडस्ट्री को जो है वो जो सर्विसेज है वो वहीं पे लोकली मिल जाए। तो उसी ऑब्जेक्टिव के लेके हम लोगों ने फिर 2003 में हमारा ये आईटी पार्क एरिया नागपुर में जो है परसोड़ी एरिया में नियर VNIT, तो वहाँ पे हमारा इस्टेब्लिशमेंट आया। तब हमारे पास जो भी था 6000 स्क्वायर फीट का वहाँ पे एक प्रीमाइसेस था, जहाँ से हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इंक्यूबेशन, जिसमें बेसिकली होता है कि कोई भी स्टार्टअप्स जो होते हैं या छोटे इंडस्ट्रीज़ होती है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्ट इन इंफ्रा इनिशियली, क्योंकि उनको पता नहीं बिजनेस का क्या आगे रहेगा क्या नहीं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था STPI ने क्रिएट किया, जिसमें एक रेडी प्लग एंड प्ले फैसिलिटी हम लोग देते थे, ताकि वो अपना सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर लेके आए और अपना जो भी है ऑपरेशंस वो स्टार्ट करे। तो इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने उस वक्त बनाया था, जिसमें से काफ़ी उसका अच्छा रिस्पांस रहा और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ उसमें आगे आई। उसके बाद जैसे जैसे मिनिस्ट्री के अदर इनिशिएटिव्स आए, तो एक फ्रेमवर्क बदलते गया। हम लोग इसके साथ साथ, जैसे आपको पता है कि आईटी इंडस्ट्री के लिए इंटरनेट बैकबोन है, तो STPI जो है सिंस 1999 से हमने एक सैटेलाइट गेटवे भी फॉर्म किया था, जिसके थ्रू, तब तो फाइबर लैंड नहीं हुआ था, तो हम लोग सैटेलाइट के थ्रू ये टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे, ताकि इंटरनेट के बगैर तो आईटी इंडस्ट्री काम नहीं कर सकता। तो ये सब हम लोगों ने प्लेटफॉर्म, मतलब STPI ऑलवेज एक इम्प्लीमेंटिंग फेज में रहा है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री हम लोग सपोर्ट करते गए। तो अभी जैसे रिसेंटली हमने यहाँ पे 2024 में ही हमारा एक लेटेस्ट इनॉग्रेशन हुआ, जिसमें हमने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को और एक्सपांड किया, क्योंकि ये बहुत छोटा फैसिलिटी था हमारा, और इसमें अभी हमने राइट नाउ वी आर हैविंग 227 सीट्स इंक्यूबेशन फैसिलिटी, तो जिसमें हमने छोटे छोटे यूनिट्स के लिए इंक्यूबेशन फैसिलिटी बनाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज है, जैसे टेक्निकल सर्विसेज चाहिए आईटी इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो हम लोगों का सर्वर होस्टिंग यहाँ पे फैसिलिटी है। तो बीइंग अ क्लास ए ISP, ये टेक्निकल सर्विसेज भी हम लोग आईटी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे अभी ये मिनिस्ट्री के जो हमारे नए इनिशिएटिव्स है टुवर्ड्स स्टार्टअप इकोसिस्टम, तो ये अलग अलग टेक स्टार्टअप्स के लिए हम लोगों ने जो एक प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए, जैसे हमारा एक अमित जी ने बताया या प्रशांत जी ने बताया, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हो गया, या NGIS है, नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है, या फिर जैसे अभी स्टार्टअप इंडिया के अंडर कुछ प्रोग्राम्स है। तो ये सब हम लोग जो है जैसे मिनिस्ट्री के अंडर गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री हम लोग ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जिसमें, और ये प्लेटफॉर्म इस तरह से है बेसिकली कि इसमें हम लोग सभी, मतलब लोकेशंस डजेंट मैटर, ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये डिफरेंट डोमेन में अलग अलग सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है पैन इंडिया लेवल पे, जिसमें कोई भी स्टार्टअप्स जो है वो अलग अलग इसमें कनेक्ट हो सकता है और उनसे सपोर्ट ले सकता है। और जैसे अमित जी ने बताया, काफ़ी सारे जो फंडिंग या इन्वेस्टर से कनेक्ट करना है, तो ये सब एक इकोसिस्टम जो है ये STPI के थ्रू हम लोग चलाते हैं। तो इसमें बेसिकली अभी मिनिस्ट्री का जो है या STPI का फोकस रहा है कि टियर 2 टियर 3 सिटी में भी काफ़ी हम लोग उसको फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे उनको एक, अगर वहाँ पे प्रेजेंस मिलता है, वहाँ पे कुछ इकोसिस्टम क्रिएट होता है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली ये नागपुर में भी हम लोगों ने ये इंक्यूबेशन हो गया, देन डेटाकॉम सर्विसेज हो गया, अभी हम लोग एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का भी प्लान कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में ये 3rd रहेगा, और 2 ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, एक पूना में है और अकोला में है। तो ये विदर्भा रीजन भी ये काफ़ी अच्छे ऑप्शंस है। तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल हेल्प टू स्टार्टअप्स टू ग्रो इन टियर 2 टियर 3 सिटीज़। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। आपने काफ़ी डिटेल में STPI की स्कीम्स और खासकर
किस तरह से STPI ने अपने सर्विसेज को डेवलप किया है ताकि समय के साथ और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के साथ उन्हें सही सपोर्ट दिया जा सके, उसके बारे में बताया। अभी तक हमने एकेडमिया का एक व्यू लिया है, उनकी इंसाइट्स लिए हैं, कालवांडे सर और सुचिता मैडम ने हमें बताया। उसके बाद हमने गवर्नमेंट का व्यू लिया जिसमें सचिन सर ने और संजय दरने सर ने स्कीम्स के बारे में बताया गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट किस तरह का सपोर्ट कर रही है। अब हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं और कुछ हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने अपने पिछले 4-5 सालों के प्रयास से कुछ सफलता हासिल की है और ख़ासकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से उन्होंने ये कृषि के क्षेत्र में कुछ अपने आइडियाज़ और कुछ अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो मेरा अगला सवाल श्री धनंजय जिंगे जी से है। वो हमारे यहाँ फसल में उनका एक स्टार्टअप ऑनबोर्डेड है। तो मैं उनसे ब्रीफ में यही सवाल करूँगा कि वो हमारे स्टार्टअप्स को बताएं कि किस तरह से और किन टेक्नोलॉजीज़ का एग्रीकल्चर या कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा है और हो सकता है, खासकर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, या AI और ब्लॉकचेन का, और या और भी अन्य टेक्नोलॉजी का। और वो थोड़ा शायद उसके बाद ब्रीफ में अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं कि उन्होंने किस तरह से इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ में से एक का इस्तेमाल करके कैसे अपनी उस जर्नी को उन्होंने पूरा किया, जिसमें जो शुरू में क्या चैलेंजेस आए, किस तरह से उन्होंने उस चैलेंजेस को, टेक्निकल जो इश्यूज आए और कैसे उन्होंने सॉल्व किया, थोड़ा ब्रीफ में हमारे गेस्ट को बताएं। धनंजय। धन्यवाद अमित जी। So is the AI, if you look at it now, right, so it's undivided part of the society. You cannot stay away from the AI and internet. So the why agriculture sector should go away from that? This is a fundamental question. And as Madam Dr. Gupta ma'am mentioned, right, so our farming and our new generation should not run away from this, because this is the only truthful source of the food where humanity can sustain. And for the sustenance, we should take the help of the technology. If you look at the technology, right, so the technology starting from the STPI, IoT, and hardware, this is the undivided part of it. So if you look at about it, so we should start with the how we can connect in the real time to the farm with the remotely where we can access it, and how I can make it inferences or insight or some more intelligence which I am not knowing it. Because if you look at the agriculture, it has a large number of uncertainties, right? Uncertainty की मतलब है कि हम बता नहीं सकते कि कब बारिश होगी, कब हवामान बदल देगा, कब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, और इसका इफेक्ट मेरे क्रॉप पे क्या होगा और कौन से स्टेज पे होगा, और कौन से स्टेज पे होने के बाद उसका मेरी जो उत्पादकता है, उसकी क्वालिटी है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर आपको इस सब कुछ जानकारी चाहिए तो ऑफ कोर्स यू नीड टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, राइट? सो द टेक्नोलॉजी, it is like you should be the part, you should be handling so fluently, and you should be having the mean to have the access to it. So while developing the technology, it is something like you have to use the multiple sectors, starting from the sensors, the cloud, the mobile technologies, and so on, right? So our farmer, almost 60 to 70% of the farmer are, I do not say the illiterate, but they are away from the English, right? They are away from the English, and most of the technology has the base of the English. So how I can make them accessible to them? And that is exactly the job of the entrepreneur which we have now. How I can make the accessible, how I can make the affordable to them, where the best of the best technology can be affordable by my smallest ever farmer. And that's how the DigiCrop work. So that enhancing the productivity or making the product better from the farm does not help to the farmer at all, and neither to the society as well, right? So if you look at the society, ever staying in the cities, right? So I can afford to buy the food is more expensive, but I don't know how it's grown, right? Does it use the large numbers of pesticide or herbicides or whatever it is, which cannot be removed from any process, which can reset in your stomach for the next 50 years, that cannot be removed out. But it is making the much more impactful of the human life. So how we can identify it? So connecting this to the consumer, which is the end point of the farming community, right? So connecting the farmer
to the consumer and consumer to the farmer? Sure. ओके, धन्यवाद. तर मराठी सांगितल्याबद्दल. आपला ग्राहक आहे आणि शेतकरी आहे, बरोबर. शेतकऱ्याचा माल ग्राहकाशिवाय जाणार नाही कुठं, आणि ग्राहकाला ही जे अन्न पाहिजे, जे फूड पाहिजे, ते शेतकऱ्यापासून एकमेव सोर्स आलं. किंवा आपल्याकडे मशीन्स नाही आहे की ते अन्न प्रोड्यूस करू शकेल आता. पण जे आपण अन्न प्रोड्यूस करतो ते किती चांगल्या पद्धतीचं आहे, किती जैविक तत्वावरती केलेलं आहे. ते जैविक तत्व हे नैसर्गिक आहे का नाही, का अनैसर्गिक आहे, का केमिकल आहे त्याच्यात, की जे केमिकल मनुष्याच्या आयुष्यावरती, जसे की मॉडर्न कॅन्सर्स आहेत, मॉडर्न डिसीजेस आहेत, की अर्ली स्टेजमध्ये डिटेक्ट होत नाही. पण जे तुम्हाला डिटेक्ट होतं ते खूप लेट स्टेजला डिटेक्ट होतात. आपण टेक्नॉलॉजी यूज करून हे दोन्ही कम्युनिटी कनेक्ट करू शकतो का? तर आन्सर आहे येस, बरोबर. तर डिजिक्रॉप हे ह्याच्याबरोबर काम करतात, की एवढंच नाही तर फार्मरला तुम्ही अशी टेक्नॉलॉजी, अशी तंत्रज्ञान द्या की जे त्याला ॲक्सेसिबल असेल, की ते वापरायला खूप सोपं जाईल. कारण तुम्ही जर सांगितलं शेतकऱ्यांना की तुम्हाला फोटो काढून तू अपलोड कर, मग माझा ॲग्रोनॉमिस्ट ते फोटो बघेल, मग तंत्रज्ञान सांगेल, त्याच्याकडे तेवढा वेळ नाही, की त्याचे वेगळे प्रॉब्लेम आहेत. त्याचं कुठंतरी इलेक्ट्रिसिटी गेलेली असते, कुठं पाईपलाईन फुटली असते, तिथे वेगळे प्रॉब्लेम आहेत. पण तुम्ही अशी टेक्नॉलॉजी पाहिजे की ते ॲटॉनॉमस पाहिजे, की जेणेकरून त्याचं काम कमी करता आलं पाहिजे आणि त्याची कॅपॅसिटी, त्याची इन्हान्स, त्याची वर्क एफिशियन्सी वाढली पाहिजे, की जेणेकरून त्याला कम्फर्ट असलं पाहिजे की ते टेक्नॉलॉजी यूज करण्यासाठी. तर तुम्ही अशी टेक्नॉलॉजी यूज करायला पाहिजे किंवा डेव्हलप करायला पाहिजे की जेणेकरून शेतकऱ्यांना ती इझी जाईल वापरायला. त्याची जी नीड आहे, की फॉर एक्झाम्पल एक हो माझा डिसीज डिटेक्ट झाला आहे, पण मला काय करायला पाहिजे, माझ्याकडे कुठले ऑप्शन्स आहेत, एक जैविक ऑप्शन आहे का अजैविक ऑप्शन आहे, तर ह्या ऑप्शनचा माझ्या पिकावरती काय फरक पडेल, त्याच्यानंतर हा स्प्रे घेतल्यानंतर ह्याच्यात रेसिड्यू किती राहील आणि किती दिवसापर्यंत राहील, तो रेसिड्यू माझ्या एंड कन्झ्युमरपर्यंत जाईल का नाही. तर हा शेतकऱ्यांनी विचार करायला पाहिजे. शेतकऱ्याच्या हातात ती टेक्नॉलॉजी पाहिजे की जे त्याला एनेबल करेल, त्याला मदत करेल की डिसिजन घेण्यासाठी, की जे आपण त्याला म्हणतो की डिसिजन सपोर्ट सिस्टम, जे इंग्लिशमध्ये म्हणलं जातं. तर अशा सिस्टम डेव्हलप केल्या पाहिजेत आणि त्यांना शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे. तर ही एवढी सिस्टम करून उपयोगाचं नाही आहे. तर ज्यावेळेस शेतकरी माल तयार करतो तो तेवढ्याच क्वालिटीनं, तेवढ्याच एन्हान्समेंटनं तो बाजारात विकला गेला, त्याला तसं ग्राहक पाहिजे. आणि ग्राहक शेतकऱ्यांपर्यंत कधी पोहोचू शकेल, ज्यावेळेस तुम्ही त्याला ट्रान्सपरन्सी आणाल, ज्यावेळेस तुम्ही पारदर्शकता आणाल, की बायरला किंवा ग्राहकाला समजेल की माझं जे फूड आहे, जे माझं जे अन्न आहे किंवा जी मी कुठली वस्तू घेतो आहे, तर किती चांगल्या पद्धतीने पिकवले जाईल, त्याला किती केमिकल यूज केलेत का केले नाही आहेत, की जेणेकरून तो माझ्या शरीरावरती किंवा माझ्या हेल्थवरती त्याचा बॅड इफेक्ट पडणार नाही. तर अशी सिस्टीम पाहिजे की जे तुमचे जे कन्झ्युमर आहे आणि शेतकरी आहे ते तुम्हाला कनेक्ट करता येईल. आणि त्याला एक्झॅक्टली वी कॉल ॲज अ ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी, की जे तुम्ही प्रत्येक गोष्ट शेतामध्ये करचाल तर ऑटोमॅटिकली रेकॉर्ड केली जाईल आणि ती हार्वेस्ट केल्यानंतर तुमच्या कन्झ्युमरला ॲक्सेसेबल राहील की तुम्ही काय केलं आणि कसं केलं. तर ज्यावेळेस आपण हा स्टॅक डेव्हलप करा, तर त्यावेळेस आपण म्हणाल की आपण एका सस्टेनेबल लाईफस्टाईलकडे आपण चाललो आहे आणि विथ द हेल्प ऑफ द टेक्नॉलॉजी. दॅट्स वॉट एक्झॅक्टली डिजिक्रॉप वर्क्स. आमचं एक मोटो आहे, आमचं एक मिशन आहे. ज्यावेळेस एखाद्या सुपर मार्केटमध्ये, एखाद्या मॉलमध्ये एखादा ग्राहक शेतीमाल बघेल, त्यावेळेस त्याला समजलं पाहिजे तो कुठं उगम झाला आहे, कधी उगम झाला आहे, कधी पिकवला आहे, कधी हार्वेस्ट केला आणि तिथून येईपर्यंत किती लोकांनी हँडल केलं. इथपर्यंत थांबून चालणार नाही आहे. तुमच्या ग्राहकाला समजलं पाहिजे की मी 100 रुपये पे करतो किंवा 1000 रुपये पे करतो, यातला किती पट पोर्शन माझ्या शेतकऱ्याला जातो. देन अँड देन वी कॅन हेल्प द फार्मर अँड देन वी कॅन विथ द फार्मिंग इज सस्टेनेबल कम्युनिटी. आणि जर ब्रीफमध्ये सांगायचं तर डिजिक्रॉपचं हे मिशन आहे आणि आम्ही ह्या स्टेक डेव्हलपमेंटचं काम करतो. आता आमचा IoT प्रॉडक्ट रेडी आहे, नेटवर्किंग फार्मिंगचं रेडी आहे आणि ब्लॉकचेनचे रिलेटेड जे सगळे इन्फॉर्मेशन आहे की जेणेकरून प्रत्येक ग्राहकाला शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत, शेतकऱ्यांच्या पिकापर्यंत घेऊन जाईल. ते कम्प्लीट प्लॅटफॉर्म रेडी आहे. थैंक यू धनंजय जी. और अगला मेरा सवाल है श्री तुकाराम जी से. तो तुकाराम जी, मैं भी आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मराठी में ही जवाब दें. और आज का हम जो सेशन है पूरा मिक्स्ड है. तो तुकाराम जी का भी एक स्टार्टअप है कृषि गति करके,
और धनंजय जी और तुकाराम जी दोनों का स्टॉल यहाँ पर है, तो हमारे गेस्ट जाकर के वहाँ डिटेल में देख सकते हैं कि उन्होंने जो क्या बनाया है, और उनसे वहाँ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी टीम से थोड़ा समझ सकते हैं डिटेल में कि भाई क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है। और ये पूरा कृषि के क्षेत्र में ही दोनों का पूरा जो भी प्रोडक्ट और डेवलपमेंट हुआ है उसी फील्ड के लिए है। तो अब मेरा जो अगला सवाल है वो तुकाराम जी से ये है कि वो पहले मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि वो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में थे और वहाँ पर भी उन्होंने मतलब एज ए प्रोफेसर लेक्चर भी काम किया है, और उन्होंने एक वहाँ पे इंक्यूबेशन सेल में भी एंटरप्रेन्योर्स को वो गाइड करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने खुद एक एंटरप्रेन्योर बन गए। तो उस जर्नी को, ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए ब्रीफ में। और क्योंकि आज का हमारे टॉपिक का जो थीम है वो एग्रीटेक के बारे, जो करंट उसका हमारा जो स्टेटस है आज के इसमें समय में, उसके अलावा फंडिंग से रिलेटेड जो है, तो वो हमें ये भी थोड़ा बताएं कि इन्वेस्टर्स किस तरह के लिए, वो किस तरह के प्रिपरेशन एक स्टार्टअप को करने चाहिए या उन्होंने किया, क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती थी इन्वेस्टर्स की कि स्टार्टअप ने किस तरह का उसके पास कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए, या क्या माइलस्टोन स्टार्टअप ने कंप्लीट कर लिए होने चाहिए कि उन्हें वो फंडिंग मिल सके, ताकि हमारे जो यहाँ पे यंग जनरेशन है वो समझ सके कि उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए एक इन्वेस्टर के पास जाने के पहले। तो वो दोनों चीज़ें बताएं, कैसे उन्होंने एक ट्रांजिशन किया और फंडिंग के लिए उन्होंने किस तरह से, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या वो अब उस क्या उनकी जो सीख है, क्या लर्निंग्स हैं, वो थोड़ा हमें हमारे यंग पब्लिक को गाइड करें। अमित जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस। जैसे अमित जी ने पूछा, क्वेश्चन में एक दो सेक्शन कर दिए। फर्स्ट इज़ हाउ आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। ओके, एक लॉकडाउन का समय था जिस समय में हम सब लोग घर में बैठे थे, और तब मुझे मौका मिला, मेरी जो सहचरनी है सोनाली वेलजाड़ी, तो उसके साथ मैं गांव गया। तो गांव में जब मैं गया तो पहली बार मैं 2 दिन से ज़्यादा गांव में रुका था लॉकडाउन के समय में, और ऑलमोस्ट 9 मंथ था। जब मैंने गांव छोड़ा था 2004 में, और ये समय था लॉकडाउन का 2020 का, ऑलमोस्ट 16 ईयर के बाद मैं गांव गया था। तब मुझे पता चला कि फार्मिंग में जितने सारे लेबर्स काम कर रहे थे हमारे बेसिकली येवला के साइड में, नासिक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ सब जो लेबर्स थे वो चले गए थे अपने अपने गांव। मोस्टली एमपी, यूपी और बिहार से आते थे वहाँ लेबर्स। ओनियन का अच्छा सा मार्केट है वहाँ, और बाकी माइस वगैरह वो भी है, सोयाबीन भी है। तो तब मैं मेरे भाई के साथ जब खेती में काम करने के लिए गया तो देखा कि जितने सारे इंटर कल्टिवेशन ऑपरेशन मैंने पर्सनली 2004 में जब मैं स्कूल जाता था, जब मैंने वो देखे थे और परफॉर्म किए थे, सेम वही कर रहे थे आज भी। और शायद सर अच्छे से बता सकते हैं कि सोयाबीन का जो ये बेल्ट है नागपुर वगैरह, आज भी कन्वेंशनली, मतलब आई एम वेरी शॉकिंग दैट कि इंडिया इज alone holding 125 million hectare land under just food grain, and I'm again shocking on the second figure that very soon we are facing the scarcity of the food grain. तो जब फार्मर से मैंने बातें चालू किया, और लॉकडाउन में वही एक ढील वाली चीज़ थी कि फार्मर को कोई रोक नहीं रहे थे काम करने से, बाकी सबको रोका था। तो फार्मर से मैंने कम्युनिकेशन बढ़ाया और मौका मिला था, और उसके पहले मैं MIT इंक्यूबेशन सेटअप कर चुका था स्क्रैच से। जैसे सर ने बोला, डीन सर ने बोला कि PDKV में एक 3-4 इंक्यूबेशन सेंटर, जैसे MSINS हो गया, फसल हो गया। तो मुझे थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था कि रादर दैन आई मीन गेट स्टार्ट विद द इन्फ्लुएंसिंग बाय समबडीज आइडिया, लेट फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। बहुत बार हमें होता है ना, कोई वीडियो देख लेते हैं हम और मन में ख्याल आ जाता है कि यार हम भी ऐसे बना देंगे, जैसे अभी सर ने कुछ बोला, मैं कुछ बोल रहा हूँ, इमीडिएटली आपके मन में ख्याल आना चालू हो गया कि यार हम भी कर सकते हैं, फार्मर के साथ जुड़ सकते हैं, कोई ब्लॉकचेन यूज़ करके जुड़ सकते हैं, कोई AI यूज़ करके जुड़ सकते हैं। बट गाइज ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ राइट स्टार्ट टू स्टार्ट द जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तुकाराम जी एक सेकंड रुकिए। माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी हमारे इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। ये हमारे लिए प्लीज क्लैप फॉर हिम। सम्मान का विषय है। सर भी हमारे लिए बड़ा एक्सपीरियंस है, इंस्पिरेशंस है। माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी। थैंक यू सर।
ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मंत्री जी सर हमारे प्रोग्राम में आए हैं और उनका स्वयं का तो बहुत ही योगदान रहा है कृषि के क्षेत्र में हमारे मतलब फार्मर्स को और सरकार गवर्नमेंट की स्कीम के द्वारा सपोर्ट करने के लिए तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो हमारा जो आज का पैनल का डिस्कशन चल रहा है कि कृषि के क्षेत्र में किस तरह से टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम कृषि के क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और ख़ासकर उसमें फंडिंग के लिए हमारे स्टार्टअप्स और एमएसएमईज़ को किस तरह के चैलेंज आते हैं और उसमें किस तरह से गवर्नमेंट और एकेडमिया और हमारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके बारे में तुकाराम जी हमारे अपने विचार दे रहे हैं। तुकाराम जी प्लीज़। थैंक यू। मैं सर का बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज इस मौके पर मतलब जो पैनल डिस्कशन चालू था उसमें उनकी उपस्थिति हमारे लिए मतलब और भी इंस्पिरेशंस है। मैं पर्सनली सर से ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। उनके फार्म में मैं डिप्लॉय कर चुका हूँ एक हमारा जो प्रोडक्ट है वो। तो मैं सर यही बात कर रहे थे हम कि जो शुरुआत है जो एग्री स्टार्टअप है मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि कोई एक वीडियोस देख लेते हैं हम और कोई बात सुन लेते हैं और उसी समय हमारे मन में ख्याल आना चालू होता है कि चलो हम भी ऐसा कुछ कर लेंगे। बट मोस्ट ऑफ टाइम जो मैं फील कर चुका हूँ मैं कम्युनिटी से जुड़ कर जो बात उनसे कन्वे किया हूँ तो उसे एक समझ में आया कि हमारा जो जियोग्राफिकल और टोपोलॉजिकल एरिया है महाराष्ट्र में एक ही ज़िले में 4 तरह के अलग अलग क्रॉप पैटर्न है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो हो सके जितना मैं जो भी अपना क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कम्युनिटी सोच रही है कि कुछ कैसे किया जा सकता है फार्मर के लिए तो इसमें एक ही जवाब आएगा सबके साइड से कि जो प्रॉब्लम है फार्मर का उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ना कि कोई आइडिया के साथ स्टार्ट करे। बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम होता क्या है कि हम नए जो उद्यमी होते हैं उनको फंडिंग की बहुत इच्छा होती है कि भाई कोई फंडिंग कैसे मिले। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो उसमें जो पिच करते हैं हम तब हमें लगता है कि हमें फंडिंग मिलेगी देन हम प्रोटोटाइप चालू करेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं ऐसे ही सोच रहा था बट जब मैंने खुद 20 स्टार्टअप से जब सपोर्ट शेयर करके उनको उनके पैर पर खड़े होते देखा तो सवाल यहाँ से चालू होता है कि हम अपना खुद का पैसा कितना लगाए जो स्टार्टअप में जो आइडियाज़ हैं हमारी उसको बनाने के लिए। तब जाके बाद में जो गवर्नमेंट फंडिंग जो प्रोविजंस है जो इन्वेस्टर का प्रोविजंस है उनको अपील होने में वो चीज़ बहुत मायने रखती है। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि कोई फंडिंग्स प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज है गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है उनको हम अपने आइडिया बताते हैं और वहाँ रिजेक्शन फेस करते हैं। रादर दैन दैट मैं ये सलाह देना चाहता हूँ आपसे कि जो भी आपके मन में यदि कोई आइडिया है तो उसको चॉप डाउन करिए कि हाउ यू कैन फोकस ऑन रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा फार्मर का तो उसके ऊपर सोल्यूशन बनाना भी सिंपल हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेज में आप ये कोशिश करिए कि आपके पॉकेट में से पैसा खर्चा करिए। जब तक आप आपका पैसा नहीं लगाते तब तक मुझे नहीं लगता कोई गवर्नमेंट का जो पैनल है या इन्वेस्टर है वो आपको पैसा दे सके। मैं पर्सनली फील करने के लिए मतलब वो चीज़ मेमोराइज़ कर रहा हूँ कि जब मैंने चालू किया था 2020 में और उसके बाद में मैंने मेरा पूरा गोल्ड सेविंग सब लगा दिया और देन आई मीन गेटिंग रेडी विद द फर्स्ट प्रोटोटाइप जो फॉसिल फ्यूल पर था। बट बाद में जैसे मैं STPI के साथ जुड़ा और तब पता चला कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है लैब्स है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट STPI हैज़ गिवन द lab support to me and due to that actually we are getting ready with our first model that is run on the electric fuel. So similarly आगे जैसे जर्नी बढ़ता गया तो इन्वेस्टर से भी बात हुआ और देन पता चला कि ये सब सपोर्ट सिस्टम में जितना रोल अपना खुद का रहता है उससे ज़्यादा रोल जो फंडिंग एजेंसी है मेंटोर है देन कम्युनिटी है इनका रहता है। तो लेट फोकस ऑन दैट साइड आल्सो कि आप कितने अपील के साथ उनका जो रिक्वायरमेंट है जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है मतलब फंडिंग क्यों दें। जैसे आपको फंडिंग लगती है कि आपको खर्चा करना है बट जो फंडिंग देने वाला है वो भी सोचता है कि वो फंडिंग क्यों दे। तो उसके लिए आपके साइड से भी एक कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए। फर्स्ट कि आप कितना बिलीव करते हैं आपके आइडिया पर आपके
सॉल्यूशन पर। और दूसरा चीज़, जब कोई इन्वेस्टर आपके इसमें फंडिंग लगाता है या कोई गवर्नमेंट आपको सपोर्ट देता है तो उसका यूटिलाइजेशन कितने सही मायने से आप कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम अभी आपने देखा होता बहुत सारे न्यूज़ है, पैसा आ जाता है स्टार्टअप में और पैसा खर्चा भी हो जाता है, बाद में बैलेंस शीट में कुछ नहीं बचता। तो हो सके जितना आप फंडिंग अच्छे से यूज़ करो, जैसे सर ने बताया कि STPI का जो इनिशिएटिव है, सो फसल के थ्रू आपको 10 लाख का ग्रांट मिल सकता है, NGIS के थ्रू 25 लाख का ग्रांट मिल सकता है। और ये सब ग्रांट्स हमने यूटिलाइज़ किए हैं, हमने वो प्रोडक्ट बिल्ड किया है, उसके बाद उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया है। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये ऑलरेडी रेडी है। अपने महाराष्ट्र में 2 COEs है, आप इसमें अप्लाई करके आपके आइडियाज़ को प्रेजेंट करके आप वहाँ से कुछ सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं, नॉट जस्ट फंडिंग, और लैब सपोर्ट भी है। और मैं पर्सनली आपको अपील कर रहा हूँ कि रादर दैन फंडिंग आप ज़्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट करो कि जो लैब से मिले, बिकॉज इन इनिशियल स्टेज आपको जो डिवाइसेस लगते हैं टेस्टिंग के लिए या लैब लगती है कुछ प्रोटोटाइप करने के लिए, वो बहुत मायने करती है। फंडिंग क्या है, फंडिंग आएगा, खर्चा हो जाएगा, बट जो लैब सपोर्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट इन इनिशियल फेज ऑफ माई जर्नी STPI, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन MSINS, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो सब से मैंने बेनिफिट लिया है, तब जाके आज आपके सामने बैठा हूँ। तो आज के एरा में जो गवर्नमेंट के जितने सारे इनिशिएटिव्स है बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बहुत मतलब सिंगल विंडो सिस्टम है। मैं जब भी कभी किसी से बात करता हूँ तो अभी किसी को अप्रोच करने में कोई डिले नहीं लगता, कोई हिचकिच नहीं है। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट करो, आपका प्रेजेंटेशन हो जाता है, इवैल्यूएशन हो जाता है और आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो सुविधा जो सरकार ने उपलब्ध करके दी है स्टार्टअप और उद्यमी के लिए, आप इसका बिल्कुल फ़ायदा लीजिए। बिकॉज मैं ले चुका हूँ, मैंने 80 लाख प्लस ग्रांट रेज कर चुका हूँ, उसके बाद डेट फंडिंग मोर देन 3 करोड़ का डेट फंडिंग रेज कर चुका हूँ। इक्विटी फंडिंग है वो 4 करोड़ प्लस का इक्विटी फंडिंग रेज कर चुका हूँ। एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव इन आवर कंट्री एंड इन आवर स्टेट। सो मेरा अपील है सबसे जो नए उद्यमी हैं वो अपने आइडिया से ज़्यादा अपने रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान दें, जो आपके आजू बाजू में फार्मिंग में या आपके कम्युनिटी में है। तो जैसे आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप सोल्यूशन रेडी कर चुके होंगे, और जब आप कुछ परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन रेडी कर चुके होंगे आपके पॉकेट मनी से, तो डेफिनेटली PDKV है, STPI है, अदर इनिशिएटिव है, दे विल कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू एंड देन टुगेदर वी कैन win the battle of this startup and incubation ecosystem. Thank you sir. थैंक यू तुकाराम जी। अब हमारे आखिरी पैनलिस्ट हैं श्री प्रशांत खांडे जी, जो एक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को चला रहे हैं अकोला में। तो मैं उनसे सिर्फ संक्षिप्त में अपने विचार देने के लिए कहूँगा कि स्टार्टअप्स को वो किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देते हैं और फंडिंग के लिए किस तरह का सपोर्ट देते हैं। चलिए, हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ ओके। तो मैं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी, तो वो यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है, ये हमारे सम्मान की बात है। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारी यंग पब्लिक जो आज हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए आई है उन्हें संबोधित करें। सर। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे केवल आपका उत्साह देखकर ये उम्मीद जगी है कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम भविष्य में आपके द्वारा होगा। मैं केवल 2 बातों का सुझाव आपको दूंगा। आइडियाज़ बहुत होती है, पर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, आइए सर आइए, महत्वपूर्ण बात यह है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रूवन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसी भी हालत में प्रूवन चाहिए और लॉन्ग टर्म पर वो सक्सेस होनी चाहिए। लैब में सक्सेस होगी और फिर कमर्शियल इसमें फेल होगी तो प्रॉब्लम आएगा। तो प्रूवन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके लिए आप प्रोडक्ट लॉन्च होने के पहले जल्दबाजी मत करिए। उसका टेस्टिंग और एक्सपर्ट की सलाह से उसमें जो जो आपको सॉल्यूशन सजेशंस मिलते हैं उसके आधार पर पहले प्रूवन टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट तैयार करिए। द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इकोनॉमिक वायबिलिटी। अगर आपने गोबर से गोल्ड बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल की और उसकी कॉस्ट अगर मार्केट में जो गोल्ड के प्राइस है उससे 1.5 गुना होगी तो चलने वाला नहीं है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी चाहिए। आर्थिक दृष्टि से जब लोगों को फ़ायदा नज़र आएगा तो लोग उसको यूज़ करेंगे। द प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी। द थर्ड थिंग इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। और जो रॉ मटेरियल है वही नहीं मिलेगा तो गड़बड़ होगी। और चौथी बात है मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। उसकी संभावना का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। द अदर इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो जो आप नया सोच रहे हो वो चांद में क्या करना है ये मत सोचो। मैं जो किसान हूँ समझो, मेरे यहाँ संतरा तोड़ना है तो प्रैक्टिकल लेवल में मेरी प्रॉब्लम क्या है और आपकी टेक्नोलॉजी से वो कैसे इम्प्रूव हो सकती है। हाउ इट इज़ गोइंग टू सेव माई मनी एंड गिविंग मोर रिजल्ट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो यह है कि नीड बेस्ड रिसर्च, रीजन बेस्ड रिसर्च, प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च, ये करोगे तो फ़ायदा होगा। जैसे हमारा ऑरेंजेस है, अब मदर डेयरी आई है तो छोटे ऑरेंजेस को भाव नहीं है, तो हम कोशिश करें कि ऑरेंज पाउडर तैयार करके हम वर्ल्ड में भेज सकते हैं क्या। और मदर डेयरी में ऑरेंज बर्फ़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि जिस रीजन में जो प्रॉब्लम्स है उसके आधार पर तुम्हारी विजन होगी और टेक्नोलॉजी होगी तो ये बेनिफिशियल है। जैसे विदर्भ में ऑरेंज है, कपास है, फिर ऑयल सीड सोयाबीन है। अब सोयाबीन की केक है, उसमें 49% प्रोटीन है। और अमेरिका में वेज चिकन और वेज मटन बना है। अब जो ओरिजिनल चिकन मटन है वो आज 700-800 रुपये किलो है। और ये जो 49% प्रोटीन वाली जो सोयाबीन की केक है उससे जो चिकन मटन बनता है वो 250 रुपये, 250-300 रुपये किलो है। टेस्ट 99% सेम है, उसको मिक्स किया तो पता भी नहीं चलता। तो अब उसमें वैल्यू एडिशन होगा तो रेट भी मिलेंगे, फ़ायदा भी होगा। तो मेरा आपको यही कहना है कि हमारे यहाँ कौन से एरिया में कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट पर प्रोसेसिंग करके हम उसको मार्केटेबिलिटी जो है वो संभव है। सेकंड इज़ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे विदर्भ में, पूर्व विदर्भ में 6,500 मालगुजारी तालाब है। और अगर आपने टेक्नोलॉजी लाकर अगर इसमें वैल्यू एडिशन वाले फ़िश तैयार किए, प्रॉन्स तैयार किए, तो उसको यहाँ 800 रुपये किलो का रेट है और दुबई में 7,000 है और सिंगापुर में 8,000 रुपये है। तो जैसे सी फूड एक्सपोर्ट होता है वैसे इसका फ़ायदा होगा। अभी अकोला के पास जो मूर्तिजापुर दरियापुर के बीच में आकोट जो क्षेत्र है उसका पानी खारा है, तो खारे पानी के कारण उनको समस्या है। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि तुम खारे पानी के तालाब बनाओ क्योंकि वहाँ क्रॉप नहीं होता, और खारे पानी के प्रॉन्स तैयार करो तो उसको अच्छी कीमत है जो समुद्र में तैयार होते हैं। तो जहाँ जो स्थितियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो समस्या है, उसमें कन्वर्शन ऑफ प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़, that is called as technology. And when technology is proven technology getting profit, then उसको commercial success कहा जाएगा। और जब commercial success होगा तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार अगर हो गया तो 10 लोग उसकी कॉपी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं फोकस करते समय ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो फ़ायदा होगा। जैसा अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बुल बनाया, अब मेरे यहाँ मैंने उसको यूज़ किया
तो कुछ प्रॉब्लम मेरे सॉल्व हो गए, आजकल लेबर नहीं मिलते, तो मैं 4 लोगों को कहूँगा कि ये लो करके। अब हमने एक ऑर्गेनिक कार्बन के लिए रशिया से लाया लिक्विड, ऑर्गेनिक है, उसके कारण अभी आज मेरे यहाँ 6 फीट है टूवर्क, और मैं ऑर्गेनिक है, और मैं उसकी दाल ही बनाता हूँ गांव में। तो पिछले बार मैं 4.5 लाख रुपए की दाल डिपार्टमेंटल स्टोर में बेच सका, हमारे ही स्टोर है इधर पूर्ति के सुपर बाज़ार के। इस साल मैं 12 से 15 लाख की बेचूँगा, यानी तुअर भी बनूँगा, वैल्यू एडिशन भी करूँगा, और यही होगा। जैसे कॉर्न है, तो कॉर्न का भाव पिछले साल 1200 क्विंटल था, और मुझे याद है मैं जब पीछे पड़ा कि कॉर्न से इथेनॉल बनाने को अलाउ करो, तो 90% लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वो कह रहे थे ये फूड वर्सेस फ्यूल वाले, क्योंकि विद्वानों की कम नहीं है देश में, तो वो अपनी बात कह रहे थे। अब आज कॉर्न का भाव 2400 रुपये हो गया, MSC 1800, क्योंकि कॉर्न से इथेनॉल बनाना इकोनॉमिकली वायबल हुआ। कंपैरिजन विद पेट्रोल 50% सेविंग है, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजीनियस। तो मेरा आपसे सुझाव है कि अब मदर डेयरी आ रही है, तो उनको मैंने कहा कि जो पशु खाद्य आपको तैयार करना है, तो विदर्भ में पैडी है, तो राइस ब्रांड ऑयल की ढेप निकलती है, उसको ऐड करके, राइस हस्क को ऐड करके, कॉर्न भी मिलता है इधर बाजू में, तो जो आपकी एवरेज कॉस्ट होगी उससे 2 या 3 रुपए किलो आपने सस्ता दिया, तो हर किसान का 1000 रुपये 2000 रुपये रोज का फ़ायदा होगा। फिर कॉर्न के साथ जो है उसको काट कर, वो अगर ऐसे फॉर्मल प्रोड्यूस कंपनी है जो नेपियर ग्रास और उसको साइलेज में स्टोर करती है, तो ग्रीन घास अगर साल भर मिलता है तो उनका भी फ़ायदा, इनका भी फ़ायदा है। तो एग्जैक्टली what I want to suggest you that appropriate vision with practical grassroots reality and with economic viability, availability of raw material and marketability of the finished product, उसके बेस में तुम्हारा रिसर्च होगा तो फ़ायदा होगा। अब रिसर्च को फाइन ट्यूनिंग करने के लिए जैसे भारत सरकार है, बाद में हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, या ऐसे STTP जैसे STPI इनके पास है, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ग्रांट्स है, तो मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी काम हो सकता है। अभी ट्रैक्टर मैंने देखा, उसने कॉइन रखी उसके ऊपर, तो उसके वाइब्रेशन और साउंड नहीं के बराबर था, वो कॉइन घूम रहा था। फिर मैंने इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर देखा, अब वो ट्रैक्टर धीरे धीरे, जब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी जब मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्चिंग किया था इंडिया में, अब वो आज वो मुझे बता रहा था कि 105 तक आया। तो $100 अगर पर किलोवाट पर आवर अगर लिथियम आयन बैटरी आएगी, तो डीजल के ट्रैक्टर की कीमत और इलेक्ट्रिक के ट्रैक्टर की कीमत सेम होगी। जो डीजल का ट्रैक्टर लेगा उसको 50 हाउस पावर में साल भर में 3.5 लाख रुपए का डीजल लगेगा, और जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यूज़ करेगा उसको 10 से 15 हज़ार रुपये की बिजली लगेगी, तो उसका डायरेक्ट सेविंग उसमें उतना है। अभी नैनो यूरिया और मिश्र खत में जब हम उसको यूज़ कर रहे थे, तो हम एक गन्ने में 4 बोरे यूरिया और 4 बोरे मिश्र खत अगर यूज़ करते हैं, तो हमारी कॉस्ट आप पर बैग समझ लीजिए कितनी होगी, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये के ही गए ने। अब कल उन्होंने मुझे बताया कि जो नैनो यूरिया था वो जो 4% का था वो 20% का हुआ, और कॉस्ट वही है। तो 2 बॉटल यूरिया और 2 बॉटल मिश्र खत में काम होता है, और जब फेंकते हैं फर्टिलाइज़र तो 75% वेस्ट है और 25% प्लांट को जाता है, और जब ड्रोन से स्प्रेइंग करते हैं तो 75% प्लांट को जाता है और 25% वेस्ट होता है। तो मेरा पर एकड़ फर्टिलाइज़र पर सेविंग 6,000 रुपये हो गया। फिर ट्रैक्टर पे करूँगा तो वो 2-3 हज़ार रुपये हो जाएगा। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी, वी नीड टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर कॉस्ट, and by making processing
वी हैव टू मेक वैल्यू एडिशन बाय विच वी कैन इंक्रीज द प्रॉफिट। तो बिटवीन द लाइन ये जब तक आप लोग आपके रिसर्च के साथ नहीं समझोगे तो फिर वो कोलैप्स हो जाएगा। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि हर चीज़ में सस्ती मिलनी चाहिए, बाद में फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट मिलना चाहिए जिसमें क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 101% गुड क्वालिटी, गुड पैकेजिंग, गुड मार्केटिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत से अच्छे स्टार्टअप यहाँ आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई है। खड़गपुर IIT के लड़कों ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लाया, फिर दिल्ली में एक मेरठ में एक ने डाला है, वो दिल्ली मिला था, वो भी आया। उसका इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आज मैंने पूछा, उसने अभी तक 40 बेचे हैं। अब धीरे धीरे हम उसके स्पेयर्स को सस्ते में मिलाएं और कॉस्ट को कम करें। तो मुझे लगता है कि ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड कमर्शियल सक्सेस, एंड टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज with professional efficiency and appropriate vision, then it is commercial success। और आप जो कर रहे हैं वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इट्स ए इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and it is conversion of knowledge into wealth is the future। So in agriculture आप ये कैसे कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें अलग अलग प्रकार की सोच, अलग अलग प्रकार के प्रयोग जो होंगे, जो मार्केट में सक्सेसफुल होंगे, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मैं इस बार पहली बार ये हुआ है और हमारे शुगर केन, कॉटन, सोयाबीन, पैडी, चना, बाद में सोयाबीन के साथ उसके बाय प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, इन सब को सोचकर अगर आप उसके अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन देंगे तो फ़ायदा होगा। मैं भी बहुत से प्रयोग करता हूँ। नाउ वी हैव ए प्रोजेक्ट, वी आर मेकिंग क्रूड पेट्रोल फ्रॉम प्लास्टिक। अब आइडिया ये है कि जो क्रूड पेट्रोल है वो 50% डीजल में डाल के अगर हार्वेस्टर में यूज़ किया जाए तो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर में डीजल की कॉस्ट एकदम बच जाएगी। मैंने एक मशीन लाया है रशिया से। वो मशीन ऐसा है कि 20% पानी डाल दो डीजल में और मशीन ऑयल में, और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो बाद में वैसे के वैसे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर एक आया है कि जो इथेनॉल है उसकी कैलोरिक वैल्यू कम है, तो उन्होंने मशीन तैयार किया, अभी इंडियन ऑयल को दिया है एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो उसको इस प्रकार से घुमाते हैं कि वो पेट्रोल के और उसकी कैलोरिक वैल्यू सेम हो जाती है, तो एवरेज कम नहीं होगा। तो माय सजेशन इज़ आप जो नीड बेस्ड रिसर्च है, जिसकी ज़रूरत है, जिसमें कॉस्ट सेविंग है, जिसमें मार्केट अवेलेबिलिटी है, उसको आप आपकी कल्पना शक्ति और नॉलेज के आधार पर ये प्रयोग करिए। और जैसे अपने STPTA जैसे ये संस्था है, इनके साथ फाइनिंग ट्यूनिंग करिए और इसका प्रेजेंटेशन एग्रोविजन में बहुत किसान आते हैं। सबसे और एक बात मेरे मन में थी, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड में आजकल यूट्यूब पे वो आते हैं, पर आप अगर पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, छोटे छोटे हैं, गड्ढा करने का एक छोटा सा है, उसकी एक बैंक यूनिवर्सिटी ने बनाई और उसके आधार पर आपने इंडिया में उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन किए, तो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जिससे एग्रीकल्चर मैकेनाइज होगा, बहुत बड़ा मार्केट मिल सकता है। और जितने प्रमाण में बाहर के देशों में ये हुआ है उतना अपने यहाँ नहीं हुआ है। आम तोड़ने के लिए भी आज हमारे यहाँ तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, मजदूरी ज़्यादा लगती है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक विज़न आपको मिले और आप लोग काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपकी कोई एसोसिएशन आप बनाकर जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है उनके साथ जॉइंट होकर आप काम करिए। एग्रोविजन के इस काम में आपको ज़रूर फैसिलिटेट करने के लिए मदद करेगा। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। मैं माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तरह से हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में काफ़ी
ज़्यादा उनका ही कहिए योगदान रहा, जैसे सोने पे सुहागा हम कह सकते हैं। और हम अपना जो पैनल डिस्कशन था उसे जस्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमारे एक आखिरी पैनलिस्ट हैं श्री प्रशांत खांडे जी। हमने शुरू में जैसे एकेडेमिया का एक व्यू लिया, उनसे हमने जानकारी ली, उसके बाद गवर्नमेंट से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे ली, हमारे 2 स्टार्टअप्स के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, फंडिंग के बारे में। और आखिरी में इन सभी को जोड़ने के लिए जो एक हमारा सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रहा है फसल, तो उसके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं श्री प्रशांत खांडे जी, तो वो बताएंगे कि मैं चाहूँगा कि वो ब्रीफ में बताएं कि वो किस तरह से प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और फंडिंग किस तरह की वो प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टार्टअप्स को। तो वो एग्रीकल्चर टेक के क्षेत्र में जो कुछ हमारे स्टार्टअप्स हैं वो जानकारी उनके लिए बहुत ही काम की रहेगी। प्रशांत जी। हेलो, थैंक यू अमित जी। सारे पैनलिस्ट ने बहुत सारी जानकारी यहाँ पे दी है, तो वही जानकारी जो है वो मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ। अगर पर्टिकुलरली कोई भी पर्सन अपना बिजनेस चालू करना चाहता है, अपना स्टार्टअप बनाना चाहता है, उसके पास में अगर एक आइडिया है या आपके पास में कोई प्रोटोटाइप है और आप टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ही काम करना है। आपका कोई भी स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप अगर आप शुरू करना चाहते हो आइडिया के साथ में, प्रोटोटाइप के साथ में, तो सिर्फ आपको वो आइडिया और वो प्रोटोटाइप लेके हमारे पास में आना है। हमारे जो मोर देन 22 सेंटर्स है, सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द नेशन, वहाँ पे चाहे आपकी गेमिंग में हो, चाहे फिर ब्लॉकचेन में हो, कोई भी आपका IoT बेस हो, कोई भी आपका स्टार्टअप, कोई भी आइडिया हो, पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो आए और हम आपको सब सपोर्ट देंगे। कोई भी स्टार्टअप चालू करने के लिए क्या सपोर्ट चाहिए, आपको मेंटरिंग चाहिए, हम देंगे। आपको जगह चाहिए, हम देंगे इंक्यूबेशन के थ्रू। आपको रिसर्च के लिए लैब चाहिए, वो भी हम देंगे। आपको फंडिंग चाहिए, वो भी हम देंगे। तो मैं इस माध्यम से बेसिकली हम फसल में तो अभी तक मोर देन 25 स्टार्टअप जो है उनको डेवलप कर चुके हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, वो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया। लेकिन आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो stpi.in के वेबसाइट पे जाइए, stpi.fasal.in के वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे ओपन चैलेंज प्रोग्राम शुरू रहते हैं जिसके थ्रू हम नए नए जो स्टार्टअप है उनको ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ देते। आपको सिर्फ आपकी आइडिया, आपका प्रोटोटाइप लेके हमारे साथ आना है, बाकी सारी हेल्प आपको जो है वो हमारे थ्रू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रशांत जी। और इसके साथ हमारा जो एक पैनल डिस्कशन था वो यहाँ पर समाप्त होता है। और ये हमारे आज के कार्यक्रम का आखिरी प्रोग्राम था। तो इसके लिए मैं सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के लिए आए। और हमारे कुछ जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो तो अलग अलग शहरों से ट्रैवल करके आए हैं, कोई कुछ बेंगलोर से आए हैं, कुछ अकोला से आए हैं, तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब मैं